जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय उर्फ चुन्ना आपके लिए लेकर आया हूं BPSC तैयारी 4 के लिए इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न। जो सारे प्रश्न देखिए BPSC में पूछे गए हैं, आप देख सकते हैं हर जगह BPSC लिखा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और याद रखिएगा प्रश्न यहीं से बनता है और पूरा SCERT और NCERT पर आधारित है। तो पहला सवाल आप देख सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और कनिष्क में से किसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी सर्वप्रथम बनाया। ठीक है, पाटलिपुत्र को सबसे पहले राजधानी किसने बनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद है इस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था। पाटलिपुत्र को किसने बसाया था? देखिए BPSC में पूछा गया सवाल है। तो पाटलिपुत्र को बसाया था अजातशत्रु ने। किसने? अजातशत्रु ने। नेक्स्ट है सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया उदयीन द्वारा, याद रखिएगा। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान यह शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। कौन सा शहर? तो राजगृह, जो अभी राजगीर है। ठीक है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो देखिए इसका उत्कर्ष हुआ था, देखिए 42वीं BPSC में पूछा गया है। इसका उत्कर्ष हुआ था ईसा पूर्व छठी, ठीक है, 6वीं ईसा पूर्व में। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया तो लिच्छवी द्वारा। ठीक है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवी द्वारा स्थापित किया गया। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी तो वैशाली में। कहाँ पे? वैशाली में। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है तो अंगुत्तर निकाय में, भगवती सूत्र में। मगध की राजधानी कौन सी थी? तो मगध की राजधानी थी आपका गिरिवर्ज यानी राजगृह। ठीक है, और मगध की प्रथम राजधानी भी गिरिवर्ज यानी राजगृह था। देखिए सही सुमेलन के 64वीं BPSC में पूछा गया है, सही सुमेलन करना है आपको। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये महाजनपद है, राजधानी, इसमें सही सुमेलित करके दिया हुआ है। मल्ल की राजधानी कुशीनारा था, अंग की राजधानी चंपा था, गांधार की राजधानी तक्षशिला और वत्स की कौशाम्बी, याद रखिएगा। आप देख सकते हैं ये BPSC पर आधारित घटना चक्र बुक से मैं लेकर आया हूँ। अगला सवाल है प्रदोत राजा था। देखिए ये CDPO 2018 में पूछा गया था। ठीक है, प्रदोत राजा था कहाँ का? तो अवंती का। कहाँ का राजा था? तो अवंती का, याद रखिएगा। ठीक है, प्रदोत जो है वो अवंती का राजा था। अब है अंग जनपद की राजधानी कहाँ थी? तो चंपा की। अंग जनपद की राजधानी कहाँ थी? तो चंपा की। ठीक है, अंग जनपद जो है इसकी राजधानी चंपा थी। ये भी CDPO 2018 में पूछा गया है। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो अजातशत्रु के वंश का नाम हर्यक था। क्या था? हर्यक। देखिए 53 से लेके 55 BPSC में पूछा गया है। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो मौर्य राजवंश ने। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो जीवक था, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद है मगध का राजा जो सिकंदर महान के समकालीन था, कौन था? तो धनानंद था। उसके बाद मौर्यों के अंतर्गत भौतिक संस्कृति के प्रसार में सहायता करते थे तो व्यापारी, बौद्ध साधु और प्रशासक के रूप में। चलते हैं मौर्य साम्राज्य को देखते हैं। ठीक है, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। देखिए 66वीं BPSC री एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन है? तो वह है विशाखदत्त। ठीक है, विशाखदत्त। सैंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो विलियम जोन्स ने। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? आर्थिक संबंध, शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास में, विदेश नीति में और धन संचय में, यानी उपयुक्त में एक से अधिक, मानी सब में। ठीक है, अब है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इस पहलू पर प्रकाश डाला गया है तो राजनीतिक नीति के पहलू पर। ठीक है,
अब है पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था तो लकड़ी का बना था। अब है मौर्य राजा जिसने दक्कन की विजय प्राप्त की थी, चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद है अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, तो रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था तो वह श्रीलंका था। अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी, तो पाटलिपुत्र में। ठीक है, उसके बाद है अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है, तो प्राकृत भाषा। यह महाजनपद अब भारत का हिस्सा नहीं है तो कौन सा है, तो गांधार। याद रखिएगा। अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था, इस तथ्य पर विश्वास किया गया रोमिला थापर ने। किसने विश्वास किया, रोमिला थापर ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है महावंश के अनुसार। ठीक है, महावंश के अनुसार बिंबिसार इस आयु में सिंहासन पर बैठा था, तो 15 वर्ष की आयु पर। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा, तो जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है, और प्राचीन भारत की लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी, खरोष्ठी में। ठीक है, और अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं, तो अशोक जाने जाते हैं आपका प्रियदर्शी के नाम से। ठीक है, उसके बाद अशोक के समय हुई बौद्ध संगति थी, तो तीसरी बौद्ध संगति। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है वह भाब्रू स्तंभ है। ठीक है, और किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है, तो अशोक के 13वें बृहत शिलालेख में। ठीक है, चलिए अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है, तो शांति, अहिंसा, धार्मिक सहनशीलता। ठीक है, और मेगास्थनीज दूत था सेल्यूकस का, ये भी याद रखिएगा। और मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, तो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। ठीक है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है, तो 7 श्रेणियों में। और वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है आपका इंडिका। ठीक है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है, तो इंडिका। उसके बाद इंडिका का लेखक कौन है, तो मेगास्थनीज। ठीक है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था, तो तक्षशिला। और अंतिम मौर्य सम्राट कौन था, तो बृहदर्थ। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मौर्येतर काल में देखते हैं। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है, तो जूनागढ़ अभिलेख में। उसके बाद है दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी, तो रुद्रदामन ने। ठीक है, उसके बाद है पुष्यमित्र, शुंग, मिनांडर, भीम कडिफिसेस और गौतमी पुत्र सतकर्णी में से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया, तो भीम कडिफिसेस ने। ठीक है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया, तो कण्व वंश यानी कण्वा वंश। कला की गांधार शैली फली फूली कब, तो कुषाणों के समय। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है तो हाथी गुम्फा लेख के साथ। ठीक है, उसके बाद है दशरथ, विरदर्थ, खारवेल और हुविस्क राजाओं में से जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था, तो खारवेल का। ठीक है, और कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे था, तो महामेघवाहन वंश से यानी चेदी वंश से। ठीक है, टेशियस, प्लिनी, टोल्मी और स्ट्रेबो में से पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी लिखी है, किसने लिखी है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए यहाँ पर नोट में दिया गया है कि पेरिप्लस मॉरिस एरिथ्राई या वॉयज अराउंड एरिथ्रियन सी एक अनाम ग्रीक बोलने वाले व्यापारी तथा प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी गई है। इसे विल्फ्रेड एच स्कॉफ द्वारा पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी
के रूप में अनुवादित किया गया। ठीक है, चलिए अब है गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग। उसके बाद है प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ठीक है, और चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था, तो ये हो जाएगा समुद्रगुप्त। अब किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है, और भारत का नेपोलियन कहा गया था समुद्रगुप्त को। और गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था वे कौन थे, वे थे स्कंदगुप्त। ठीक है, और प्रसिद्ध चीनी यात्री हायान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की, तो चंद्रगुप्त टूक में। ठीक है, और निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था, तो कल्याण, ताम्रलिप्ति, भड़ोच और कॉम्बे, याद रखिएगा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा आपका इस काल का प्रमुख बंदरगाह आपका ताम्रलिप्ति था, परंतु अन्य बंदरगाहों जैसे भड़ोच, कल्याण, कॉम्बे आदि से भी उत्तर भारतीय व्यापार होता था। ठीक है, सोमिल, शूद्रक, शोनक और सुश्रुत में से गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए आर्यभट्ट, भास्कर, ब्रह्मगुप्त और ब्राह्महेर में से पहली बार यह व्याख्या की गई थी कि पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है, किसने किया था, आर्यभट्ट ने। ठीक है, नगरों का क्रमिक पतन इस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी गुप्त काल की, याद रखिएगा। चलिए अभी और देखेंगे हम लोग। उसके बाद है किस वंश ने मंदिर एवं ब्राह्मण को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था, तो गुप्त वंश ने। ठीक है, उसके बाद है इस अभिलेख में विधवा दहन का उदाहरण उल्लिखित है, तो भानुगुप्त का एक एरन स्तंभ अभिलेख पे। गुप्त काल में शीशे के सिक्कों की बड़ी संख्या जारी की गई सातवाहनों द्वारा। और प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक था हरिसेन। बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी विजित की गई, तो खारवेल द्वारा। और गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर थी उपज का 6ठा भाग। ठीक है, और धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है, तो 1/6। किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता था, तो बिना जोते हुई जंगली भूमि को। ठीक है, चीनी यात्री सुंग युन ने भारत की यात्रा की थी, तो 518 ईस्वी में। ठीक है, 518 ईस्वी में। और हर्षवर्धन के समय भारत आया था, तो ह्वेनसांग आया था। ठीक है, और योग्य, न्याय, सांख्य और वैशेषिक में से इस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो वो वैशेषिक थे। वर्धन राजवंश की स्थापना की थी, तो पुष्यभूति ने। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो बाण भट्ट ने। ठीक है, कवि बाण निवासी कहाँ का था, तो पृथ्वीकूट गांव बिहार का। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी, तो ह्वेनसांग ने। ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था, तो मथुरा। उसके बाद है चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विद्यालय में अध्ययन किया, तो नालंदा विश्वविद्यालय में। अधोलिखित कथन असत्य है। फायान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था। ह्वेन त्सांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था, तो मुसलमान। अब है झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं, गुप्त कला के। तो दोस्तों ये था आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न। फिर हम लोग देखेंगे दक्षिण भारत पल्लव एवं संगम, फिर देखेंगे हम लोग प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार, आप देख सकते हैं। उसके बाद देखेंगे पूर्व मध्यकाल, उसके बाद देखेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास जिसमें भारत पर मुस्लिम आक्रमण, दिल्ली सल्तनत, फिर आपका खिलजी वंश, फिर तुगलक लोधी वंश
तो ये वीडियो आपको कल मिलेगी और आज का ये जो बना है वो आज मिलेगी। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद।